A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। ये है पार्ट 2। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में आपकी मदद करेगा। अब इसके साथ अगर हम इस टॉपिक पे चले तो ये टॉपिक थोड़ा डिले हो गया, रात को 10:30 बजे कल रात को आना था और ये अभी आ रहा है आपके सामने। इसके साथ हम अगर अपने टॉपिक पे आगे चले तो लास्ट हमने ओम्स लॉ पे अपनी बात छोड़ी थी, जहां पर मैंने रेजिस्टेंस की बात की थी, जो कि एक स्पीड ब्रेकर होता है करंट के लिए। जितना बड़ा स्पीड ब्रेकर उतना ही दिक्कत आएगी करंट को आगे फ्लो होने में, उतना ही कम करंट आगे जाएगा। इसमें आगे जाए तो हमें एक बात समझनी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है कि किसी एक चार्ज को किसी एक जगह लेकर आना होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब आपकी क्षमता, मतलब अगर मैं कहूं एक 10 किलो केजी का पत्थर है, उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो उसमें आप कितना समय लगाएंगे, वो आपका पोटेंशियल है। ऐसी वो कह रहा है कि जो चार्ज होता है, जो फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना, उस एक चार्ज को अगर उठा के दूसरी जगह लेके जाना है तो वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर मान लो एक जगह आप 10 केजी का पत्थर उठा के लेकर गए और दूसरी जगह 100 केजी का पत्थर उठा के गए, तो दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अगर आप टेक्निकल भाषा में कहूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पर एक जगह करंट फ्लो हुआ है वहां तक और दूसरी जगह उसी सर्किट में करंट फ्लो हुआ है, वहां पर दोनों का डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा आगे चलते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, याद कर लेना, ये आपसे किसी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और वोल्ट मीटर पैरेलल लगा होता है सर्किट के। क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ये देखो, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर सर्किट है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ से करंट पास हो रहा है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, लोड है, जैसे कोई स्विच हो गया या बल्ब हो गया, वो है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा हुआ है इस सर्किट के। अब जरा कुछ बातें आप समझ लें। जो वोल्ट मीटर होता है उसके साथ का जो सिंबल है वो ये है, और जो एम मीटर होता है जो करंट मेजर करता है उसका साथ का ये है। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये भी एमसीक्यू में पूछी जाती है। एम मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है 0। तो ये बात ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा गया जाए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है तो वो है इनफाइनाइट, और अगर एम मीटर का रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 0। यहाँ पर एक बात और समझ ले, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है ये। अगर उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी बैटरीज है, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसका सिंबल होता है ये। बाकी सिंबल्स की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक सिंबल और चाहिए, वो है रेजिस्टेंस। बाकी इनमें से कोई सिंबल आपके काम का नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस को, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये इसको दो तरह से लगाया जा सकता है। एक है सीरियल में इस तरह, और दूसरा है पैरेलल में इस तरह। जब हम सीरियल वाइज लगाते हैं तो हम जब उनका सम करते हैं रेजिस्टेंस का, तो हम डायरेक्टली जैसे हम 1 2 3 प्लस करते हैं वैसे ही हम इसे लगा देते हैं और इसका हम टोटल रेजिस्टेंस में मिल जाता है। बट मान लो ये पैरेलल में लगा हो तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कि इसको अपॉन में कर दो, 1/R1 1/R2 1/R3, तो आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी आपसे कि क्षमता, करंट की क्षमता, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की क्षमता, तो वो जो क्षमता है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग। मतलब R1 पे अलग होगी, R2 पे अलग होगी, R3 पे अलग होगी और R4 पे अलग होगी। बट करंट सेम होगा। मतलब अगर यहाँ पर एक I नाम का करंट जा रहा है तो थ्रू आउट द सर्किट I नाम का करंट ही होगा। जबकि पैरेलल में उल्टा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 का होगा वो R2 का होगा, वो R3 का होगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक ही कॉमन सर्किट लिंक से वो जुड़े हुए हैं। इस बात को याद कर लें आप, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वहीं पे अगर हम बात करें करंट की, तो करंट क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 लाइंस में, और जब इन तीनों का सम करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा जो कि फ्लो होना स्टार्ट हुआ था इनिशियली। यहाँ पर टोटल करंट जो जा रहा है वही वापस आ रहा होता है, यहाँ पर बाइफर्केट हो जाता है और यहाँ पर हमें वापस प्लस करना होता है, तो ये देखने के लिए हमारा सारा करंट वापस आया कि नहीं आया, और उन सबका प्लस ही हमारा टोटल करंट होता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आते हैं कंडक्टेंस पे। देखो कंडक्टेंस कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का तरीका है, रेजिस्टेंस को बस उल्टा कर दिया है। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम कंडक्टेंस होगा, जितना
ज्यादा कंडक्टेंस होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो हम कंडक्टेंस को मेजर करने का तरीका है ओम्स इनवर्स में, मतलब -1। ठीक है, अब इसकी जो क्वांटिटी है, इसका यूनिट है, उसका नाम है मो, और एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक की कहानी खत्म होने के बाद आता है क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, वो है सिल्वर। उसके बाद कौन सा, एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कॉपर हो गए, ये सब हो गए। पर मेन आपके ये दो हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। अब हम एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज करते? देखिए, एल्यूमिनियम बहुत ही वीक मेटल होता है, हो सकता है वो टूट जाए, अगर आप वायर में रखे, किसी ने वायर खींचा या झटका तो टूट जाए। सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? वो बहुत महंगा है। कॉपर की स्ट्रेंथ ज्यादा है और कंडक्टिविटी ठीक है, इसलिए हम उसे यूज करते हैं। अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जहां से करंट पास नहीं होता, और उसमें जो सबसे प्रॉपर नाम है वो है ग्लास एंड रबर। तीसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो थोड़ा सा करंट पास करने देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत। सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मतलब जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जैसे मरकरी। मरकरी की कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, 4.2 केल्विन, मतलब -200 डिग्री सेल्सियस। आपको ये याद नहीं रखना कि -200 डिग्री सेल्सियस, आपको केल्विन में याद रखना है। वो आपसे केल्विन में ही सवाल पूछेगा कि यहाँ पर कितना है, तो आपको बोलना है 4.2 केल्विन। अब उसके बाद है एलईडी। एलईडी है 7.25 केल्विन, जरा इसका डबल है तो आप मिला सकते हैं, -400 डिग्री सेल्सियस पे। जब एलईडी में हम करंट पास करेंगे तो वो सुपर कंडक्टर का काम करेगा, मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, करंट एकदम पास होगा। फिर है नायोबियम, वो है 9.2 केल्विन, तो अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। याद रखना केल्विन में ही टेम्परेचर याद होना चाहिए, वरना दिक्कत आ जाएगी। मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर देता हूं आपके लिए, जिससे आपको ये नंबर्स फिर से दिख जाए। 4.2, 7.25 एंड 9.2 के केल्विन। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर एक डिवाइस होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है हीट के। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस पावर होती है, वो बढ़ जाती है। अब उसका काम कहाँ आता है? उसका काम कई जगह आता है अप्लायंसेस में, क्योंकि आपके कई अप्लायंस ऐसे होते हैं कि जल ना जाए, इसलिए थर्मिस्टर का हम यूज करते हैं। तो जो हम थर्मिस्टर का यूज करते हैं, तो आपके कौन कौन से अप्लायंस बच जाते हैं? वो है आपका टीवी। उसमें जो पहले आपको ध्यान आता होगा, अब तो टीवी बहुत फ्लैट आते हैं, ऐसे आते हैं सिंपल, पर पहले टीवी में ऐसे पीछे बॉक्स टाइप का बना होता था, तो वो उसे हम पिक्चर ट्यूब कहा करते थे। तो उस पिक्चर ट्यूब को बचाने के लिए हम इस थर्मिस्टर का यूज करते थे। कई जगह ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। जो पहले हमारे जनरेटर हुआ करते थे, आपने शादी में देखा होगा, जिसको हाथ से घुमाया होते थे, वो ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स जो आज भी यूज होती है। आप कहते होंगे, मम्मी कहती होंगी मोटर चला दो पानी आ जाएगा, तो वो मोटर के में थर्मिस्टर यूज होता है। और आपने कई बार सुना भी होगा, मोटर्स अगर आपके खराब होती है, मोटर जल गई है, तो अगर उसमें थर्मिस्टर काम नहीं कर रहा तो वहां पर मोटर जल जाती है। चलिए आगे चलता है। उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, कोई भी चीज में करंट पास होता है तो वो कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। मतलब जैसे बल्ब जलता है, जरा इसको ध्यान से आप रिकॉल करो अपने दिमाग में, तो बल्ब जलता है, तो आप बल्ब को अगर निकालना होता है, जो आपने तुरंत बंद किया है, तो आप कपड़े से पकड़ते हो एंड देन उसे निकालते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी के साथ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो बल्ब होता है उससे एनर्जी किस किस में कन्वर्ट होती है? वो इलेक्ट्रिकल से लाइट, एंड लाइट के साथ वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पर इसके बाद कुछ और भी बातें हैं कि जब कोई अप्लायंस चल रहा है, उसमें करंट पास हो रहा है, तो उसका मतलब उसमें हीट भी निकल रही है। तो उस हीट का हमने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। जैसे आप देखिए, इलेक्ट्रिकल आयरन जो होती है, जिससे हम प्रेस कहते हैं आम भाषा में, उसमें इसी करंट की मदद से उसको गर्म किया जाता है, एंड देन उसी हीट से हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल एक और एग्जांपल है। जो आज बच्चे रूम में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते हैं अपनी मैगी या पानी उबालने के लिए। इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर, बल्ब, ट्यूबलाइट। अब इसके साथ आप बात समझिए कि बल्ब जो होता है, उसमें जो फिलामेंट होता है, ये वाला, वो होता है टंगस्टन का। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 3800 डिग्री सेल्सियस। इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है कि जिससे ये पिघल ना जाए। अगर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो वो टंगस्टन पिघल जाएगा, वो एलिमेंट पिघल जाएगा, और यहाँ पर रोशनी हमें नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। इसमें जो गैस होती है, ये भी पूछा जाता है, वो है आपकी आर्गन। वो एक इनर्ट गैस होती है। मेक श्योर आपको ये दिमाग में याद रहे। अब इसके बाद एक बात हम और आएंगे, वो है ट्यूबलाइट पे। देखिए, ट्यूबलाइट अगर आपने देखी होगी, एक स्ट्रेट होती है, ठीक, यहाँ पर आपका सर्किट से ज्वाइन होती है। जब ये सर्किट से ज्वाइन होती है तो इसके अंदर एक गैस होती है वेपर फॉर्म में, वो होती है मरकरी।
मरकरी को हम वेपर फॉर्म में कर देते हैं तो गैस फॉर्म में हमें हो जाती है। तो उसको हम लो प्रेशर पे रखते हैं और वहां से इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। वो अल्ट्रावायलेट रेज तो हमें दिखाई देंगी, तो उसके लिए जो आपको एक व्हाइट सी ट्यूब दिखती है ना, वो व्हाइट सी ट्यूब को हम एक फ्लोरोसेंट कोटिंग कर देते हैं। वो फ्लोरोसेंट कोटिंग उस लाइट को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है और आपको मिलती है। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? देखिए, आपने सुना होगा 100 वाट का बल्ब है, बोलते होंगे ना घर में, यह 100 वाट का बल्ब मत जलाओ, उससे कुछ कम का जला लो। तो हम ट्यूबलाइट जलाते हैं जो कि 36 से 40 वाट की होती है। और जो CFL होती है उसका भी प्रिंसिपल सेम होता है, वो 15 वाट की होती है, इसलिए हम CFL का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल आता है LED लाइट या CFL में किसकी लाइफ ज्यादा है, तो वो है LED लाइट। इतना याद रखें आप। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की तरफ। देखिए, पुराना सर्किट है, अगर आपने दादा दादी के घर जाते होंगे तो आपको ये चीज आज भी घर पे मिल जाती है। इसमें एक फ्यूज वायर लगा होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। रीजन बिहाइंड क्या है कि जब इस फ्यूज वायर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब भी घर में बहुत ज्यादा करंट आएगा तो एकदम से गर्म हो जाएगा और तुरंत ये मेल्ट होके पिघल जाएगा। अब इसके लिए एक स्पेशल मेटल का अलॉय यूज किया जाता है, वो होता है लेड एंड टिन का। ये याद रखना है आपको, ये लेड एंड टिन का है और बल्ब में है टंगस्टन का। ये बातें जब आपको याद रहेंगी तभी आप इन सवाल के जवाब दे पाएंगे। ठीक, अब इसकी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, मतलब कि अगर करंट बहुत ज्यादा उसकी लिमिट से आ रहा है तो उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि वो तो स्पीड ब्रेकर के काम कर रहा है। पहले ये इस फॉर्म में आया करता था, अब ये जो फ्यूज आता है ये इस फॉर्म में आपको आता है। अब इसको जरा समझें। ये जैसे ट्रांसफार्मर है, यहां से इसने इलेक्ट्रिक करंट दिया, आपने इलेक्ट्रिक करंट में अपने स्विच लगा रखा है, आपने फॉर एग्जांपल लैपटॉप लगा रखा है, वहां से आपने ओके किया, मतलब बटन को ऑन किया। ऑन करते ही क्या होगा कि अगर करंट इतना है कि वो किसी डिवाइस को गर्म करके जलाना दे तो वो पास होने देगा, बट अगर वो बहुत ज्यादा करंट है तो वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर वो पिघल जाएगा। फिर आपको नया एक फ्यूज लाके लगाना पड़ेगा जो आपका वही काम करेगा आपके अप्लायंसेस को बचाने का। आपका एक सबसे बड़ा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको फ्यूज का। आपने कई बार देखा होगा घर में बोला जाता है MCB डाउन हो गई। रीजन क्या होता है? वो जो MCB होती है उसमें यही वाला फ्यूज लगा होता है। तो जब उस MCB को हम ऊपर कर देते हैं तो वापस वो कनेक्ट हो जाता है। जब पहले तो ये मेल्ट हुआ करता था, अब मेल्ट की जगह क्या कर देते हैं, उसमें कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट कर देता है सिंपल, क्योंकि बाबा फ्यूज खरीदना बहुत मुश्किल काम है। टाइप्स ऑफ करंट की उसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कार थे निकोला टेस्ला और डायरेक्ट करंट के थे एडिसन साहब हमारे। पर इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? वो एक डिवाइस होता है जो आपकी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये कहाँ होते हैं? ये आपका होता है मोबाइल चार्जर में, जो आपका अडेप्टर होता है ना लगा बड़ा हुआ USB केबल में। तो वो अडेप्टर क्या करता है, वो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी बैटरी चार्ज हो सके। क्योंकि जैसे मैंने पहली वाली वीडियो बताया था, जो बैटरी होती है वो DC होती है। सेम आपके लैपटॉप में आपने देखा होगा एक बड़ा सा एक ब्लैक कलर का बॉक्स बना होता है जो आपके वायर को, दो वायर को ज्वाइन कर रहा होता है। तो वो जो अडेप्टर होता है वो भी आपकी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब इसके साथ ये चैप्टर का एंड हो रहा है। इसमें हमने कौन कौन सी नई यूनिट पढ़ी हैं इसके बारे में आप जरा जानिए। करंट में हमने एम्पियर, रेजिस्टेंस में ओम, वोल्टेज में वोल्ट, कंडक्टेंस का माओ, ये सब आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। अब इसके बाद मैं कहूंगा यार बहुत ज्यादा MCQ की प्रैक्टिस किया करो, स्पेशली CDS के पेपर को छोड़ के जितने भी पेपर हो, जैसे SSC, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उनके क्वेश्चंस आप देखो, और उनके क्वेश्चन बहुत सारे आपको इस किताब में मिल जाएंगे, एनसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस। आप खाली कंसेप्ट समझोगे, आपको नहीं आएगा। मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूं कि जब आप किताब खोलोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपका दिमाग घूम जाएगा, यार ये क्या आ गया, या ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो उनके लिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं। इस बुक में आपको हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको आपको बता रखा है और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा यहाँ पर लिंक है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अनअकैडमी का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब मैंने अनअकैडमी पढ़ाना शुरू कर दिया है, फॉर ऑफिशियली मैं 1 जून से सारी वीडियो वहां पर भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगर आपको कोई दोस्त रिकमेंड हुआ है तो हमें बताइए। हम प्रज्ञांशु की तरह, राधिका की तरह एंड मयंक की तरह उनका भी वीडियो बनाएंगे और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो आपको पता ही है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आई है, और बहुत ज्यादा पसंद आई है तो खाने पे बुलाइए। और मेरे लिए कोई मैसेज है तो @वाशने करके कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन इट। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।